पूना के सभी सम्मानित सज्जनों, मैं आपको आज रंग पंचमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके अपने व्यस्ततम जीवन में से कुछ समय निकालकर आप इस व्याख्यान में यहाँ आए। मैं यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो एसोसिएशन है उसका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा ये व्याख्यान आयोजित किया। व्याख्यान के शुरू में ही मैं आपको मेरी एक परेशानी बता देना चाहता हूं। मैं बेसिकली कभी भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं रहा। मैं साइंस और टेक्नोलॉजी में काम करने वाला एक व्यक्ति हूं और काफी दिन उसी में काम किया। देश की हालतों ने मुझे मजबूर कर दिया कि इस अर्थशास्त्र को समझा जाए, और जैसे जैसे मैं अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश कर रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि यह अर्थशास्त्र नहीं है, अनर्थशास्त्र है। आपके बीच में आया हूं जो कुछ पिछले वर्षों में समझ पाया हूं उसको शेयर करने के लिए, और अगर उसमें से कोई दिशा बनती हो तो आपसे मेरा निवेदन है कि इन बातों को सिर्फ यहां सुनकर ना चले जाएं आप। अगर जरूरत पड़े तो इन प्रश्नों पर आगे भी बहस चलाएं, क्योंकि ये देश के आर्थिक आजादी से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक इतिहासकार हुआ है टॉयनबी, उसका एक बहुत प्रचलित वाक्य है, सारी दुनिया में बहुत मशहूर है। वो कहा करता था अक्सर, ऑलवेज इकोनॉमिक सब्जुगेशन लीड्स पॉलिटिकल सब्जुगेशन। अगर किसी देश में आर्थिक रूप से गुलामी आ जाती है तो फिर राजनीतिक गुलामी आती ही है। तो कहीं इस देश में जो दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं उससे ऐसा लगने लगा है कि देश धीरे धीरे एक आर्थिक गुलामी में फंसता चला जा रहा है, और जो आर्थिक गुलामी में देश फंस रहा है उसके पीछे कोई नारे नहीं है, ठोस सच्चाइयां हैं, ठोस सबूत हैं जो ये सिद्ध कर रहे हैं कि देश आर्थिक गुलामी में फंस रहा है। 1991 में इस देश में एक सरकार बनी और उस सरकार ने ग्लोबलाइजेशन का एक नारा दिया। ग्लोबलाइजेशन का जो नारा दिया गया वो सिर्फ भारत में नहीं था, भारत जैसे तमाम विकासशील देशों में भी वो नारा चला। हमारे कई पड़ोसी देश थे, उदाहरण के लिए साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, और फिर कुछ लैटिन अमेरिका के देश थे, ब्राजील, कोस्टारिका, कोलंबिया, चिली, अर्जेंटीना। तो कुछ ऐसे तमाम देश थे जिन्होंने एक साथ ये ग्लोबलाइजेशन का नारा देना शुरू किया। तो ये एक साथ जो ग्लोबलाइजेशन का नारा देना शुरू किया, और उसके बाद एक शब्द आया जिसमें अक्सर कहा गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज और ग्लोबलाइजेशन ये दो ऐसे शब्द बन गए जिनको मंत्रों की तरह से जाप किया जाने लगा। जिस समय में ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था उस दिन से आज तक मैं और मेरे कई साथी इस पूरी प्रक्रिया को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे थे, और हम ये समझना चाहते थे कि ये ग्लोबलाइजेशन है या कुछ और भी है इसके साथ। तो जब ये ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ तो इसके साथ बहुत सारे वायदे थे, बड़ी बड़ी बातें थी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी, आप शायद समझते होंगे उसको या आपको याद भी होगी कि 1990-1991 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी मंदी आ गई थी, कुछ रुकावट आ गई थी। तो उस मंदी और रुकावट को दूर करना है तो सिवाय ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के इस देश के पास कोई रास्ता नहीं है, ऐसी बात पूरे देश में कही गई थी। और मुझे बराबर याद है कि हमारे देश के मूर्धन्य अर्थशास्त्रियों ने भी ये कहना शुरू कर दिया था कि चूंकि देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडार बहुत कम हो गया है और हमारे पास मुश्किल से 3 सप्ताह का इंपोर्ट बिल चुकाने के बराबर मुद्रा है,
तो हमको तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई थी। तो उस बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास अप्रोच किया था लोन के लिए, पैसा लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए। तो 1991 में जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास भारत की सरकार का पत्र गया कि भारत को तुरंत कर्जा चाहिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जैसी की आदत है, उन्होंने सबसे पहले ये कहना शुरू कर दिया कि आपको हम कर्जा तो देंगे, लेकिन उसके साथ हमारी कुछ कंडीशनैलिटीज होंगी। तो आईएमएफ की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से भारत सरकार को कुछ कंडीशनैलिटीज पेश किए गए कि आप अगर इन शर्तों को पूरा करें तो हम आपको कर्ज देने को तैयार हैं। तो वो शर्तें क्या थीं? सबसे पहली शर्त है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की, जब भी कोई देश उनके पास कठिन परिस्थिति में जाता है तो उनका एक रटा रटाया प्रेस्क्रिप्शन है कि सबसे पहले किसी भी देश को वो ये कहते हैं कि आप अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन करिए, तो हम आपको लोन दे देंगे। और इस बात को पेश करने का तरीका अलग है। वो ये कहते हैं कि आप अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन इसलिए करिए ताकि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए, और चूंकि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो आप ज्यादा डॉलर्स कमा सकेंगे, और जब आप ज्यादा डॉलर्स कमा सकेंगे तभी आप हमारे लिए हुए कर्ज को वापस कर सकेंगे। तो इसको अगर एक लाइन में कहूं तो आईएमएफ का एक प्रेस्क्रिप्शन है, वो सारी दुनिया में सभी देशों पे लागू करवा देते हैं कि आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करना शुरू करिए। तो ये आईएमएफ का पहला प्रेस्क्रिप्शन है। दूसरा उनका प्रेस्क्रिप्शन है कि आप जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करना शुरू कर देंगे तो फिर आप एक काम और करिए कि अपने देश का दरवाजा खोलिए ताकि मल्टीनेशनल कंपनियां आपके देश में आसानी से आ सकें, और उन मल्टीनेशनल कंपनियों पर आप जो पाबंदियां लगाते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, उनको आप कम से कम कर दीजिए या पूरी तरह से खत्म कर दीजिए, ताकि आपके मार्केट में उनको व्यापार करने में कोई असुविधा ना हो। और क्यों मल्टीनेशनल्स को आप अपने मार्केट में बुलाइए? कि आप अगर मल्टीनेशनल्स को बुलाएंगे अपने मार्केट में तो उनके साथ हाई टेक आएगा, टेक्नोलॉजी बहुत आएगी, और जब टेक्नोलॉजी बहुत आएगी तो आपके यहां क्वालिटी का माल बनना शुरू हो जाएगा, और जब आपके यहां क्वालिटी का माल बनना शुरू हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो मल्टीनेशनल्स भी आके आपके एक्सपोर्ट में प्रमोशन करेंगे और आपके निर्यात को बढ़ाएंगे। तीसरा प्रेस्क्रिप्शन उनका अक्सर ये रहा करता है कि आप अपने इंटरनल मार्केट में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देते हैं वो प्रोटेक्शन देना बंद करिए। और अगर आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो उसके बारे में आईएमएफ का ये मानना है कि आप एक कंजर्वेटिव इकोनॉमी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मत दीजिए, मल्टीनेशनल्स को खुली छूट दे दीजिए, उनको पूंजी लाने की भी खुली छूट दे दीजिए और पूंजी ले जाने की भी खुली छूट दे दीजिए। उनके ऊपर किसी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और आप सब के सब फ्री ट्रेड के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद कुछ और बातें भी बताई जाती हैं। जैसे एक बात ये बताई जाती है कि भारत की इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो जब तक आप अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे तो आपकी इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं आएगा, और आपकी इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं आएगा तो आपके देश के कंज्यूमर्स को उसका बहुत नुकसान होगा। तो आपकी इकोनॉमी में कंपटीशन आना चाहिए, कंज्यूमर्स को उसका फायदा होना चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि बड़े मल्टीनेशनल्स को भारत में या अपने बाजार में आप आने की खुली छूट दीजिए। और ऐसे ऐसे करके कुछ शर्तें वो बताते चले जाते हैं, और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो उनको लागू करते चले जाते हैं। एक बात आपको और बता दूं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो कंडीशनैलिटीज होती हैं वो सिर्फ दुनिया के गरीब या तीसरी दुनिया के देशों पर ही लागू होती है। जानकारी ये मैं आपको दे दूं
कि अमेरिका और यूरोप के देश भी आईएमएफ से कर्ज लेते हैं, और अमेरिका और यूरोप के देश भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से जब कर्ज लेते हैं तो जो कंडीशनैलिटीज आईएमएफ वाले हमारे ऊपर लगाते हैं वो कभी अमेरिका के ऊपर नहीं लगाई जाती, क्योंकि वो हमेशा से ये मान के चलते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी तो पहले से ही ग्लोबलाइज्ड है। हालांकि ये सबसे बड़ा झूठ है कि अमेरिकन इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड है। दूसरा, उनका यह मानना है कि अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत कंपटीशन है। ये उससे भी बड़ा झूठ है कि अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत कंपटीशन है। तीसरी बात कि अमेरिकन इकोनॉमी पूरी तरह से फ्री इकोनॉमी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि अमेरिकन इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी है। और फिर उसके बाद यूरोप के बारे में भी कुछ इसी तरह की बातें होती हैं। तो मेरे मन में अक्सर ये प्रश्न उठता रहा है कि जब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से अमेरिका भी कर्ज लेता है, यूरोप के देश भी कर्ज लेते हैं, तो उनके ऊपर कंडीशनैलिटीज नहीं लगाई जाती, और हमारे जैसे देश जब उनसे कर्ज लेने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर तत्काल कंडीशनैलिटीज लागू कर दी जाती है। तो एक बार मन में आया कि ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की व्यवस्था जो चलती है इसके बारे में समझना चाहिए कि ऐसी कौन सी खास बात है कि वो यूरोप और अमेरिकन ब्लॉक पर कभी कोई कंडीशन नहीं लगाते, अमेरिकन और यूरोपियन ब्लॉक के लिए कभी भी वो शर्तें नहीं लगाते जो दूसरी दुनिया के, तीसरी दुनिया के देशों पर वो लगाते हैं। तो उसका इतिहास बिल्कुल स्पष्ट ये बताता है कि ये बना कैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप और अमेरिकन इकोनॉमी तबाह हो गई थी। यूरोप को ज्यादा नुकसान हुआ था, अमेरिका को कुछ कम नुकसान हुआ था। तो यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से तबाह हुई तो उस इकोनॉमी को फिर से खड़ा करने के लिए दो इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के नाम पे। ब्रेटन वुड नाम की एक जगह है अमेरिका में, एक गांव जैसा है, अभी थोड़ा बड़ा शहर हो गया है। वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें 44 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शामिल हुए थे। उन लोगों ने एक एग्रीमेंट किया था जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। तो उस ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के आधार पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जब से ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ है तब से वहां एक पॉलिसी चलती है। पॉलिसी ये चलती है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में जो मेंबर कंट्रीज हैं वहां बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है। वन मेंबर वन वोट कभी नहीं होता आईएमएफ में और ना वर्ल्ड बैंक में होता है। वहां अमेरिका के पास सबसे ज्यादा वोट्स हैं और अमेरिका का जो वोटिंग शेयर है आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक में भी वो करीब 20% है। माने अमेरिका अगर एक वोट डालता है तो उसकी जो कीमत है, अगर कुल वोट की कीमत 100 रुपया मानी जाए तो अमेरिका के वोट की कीमत 20 रुपए के बराबर होती है। बाकी 80 रुपए की कीमत में सारी दुनिया के देश हैं और उन देशों की संख्या लगभग 117 है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में कभी भी डेमोक्रेसी आया नहीं पाई है और आने वाली भी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से स्ट्रक्चर वैसा ही बनाकर रखना चाहते हैं। तो ये जो वर्ल्ड बैंक बना था वो इस बात के लिए बना था कि दुनिया के तमाम देशों को युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत शॉर्ट टर्म के लोन की जरूरत पड़े, तात्कालिक कोई पेमेंट की जरूरत पड़े, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो जाए तो आईएमएफ उसके लिए कर्ज बांटेगा, और किसी देश को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए लोन की जरूरत पड़े तो वर्ल्ड बैंक उसको बांटेगा। तो इस तरह से ये बंटवारा हुआ था। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मुझे इन दोनों संस्थाओं के अध्ययन करने के बाद पता चली, जो सामान्य लोगों को मालूम नहीं होती। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ट्विन इंस्टीट्यूट्स हैं, जुड़वा कह सकते हैं एक दूसरे का। और इसमें होता क्या है कि अगर कोई देश वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने के लिए जाए तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से यह कहा जाता है कि आप आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज को पूरा करिए, और इसी तरह से कोई देश अगर आईएमएफ के पास कर्ज लेने के लिए जाए तो वो कहते हैं कि आप वर्ल्ड बैंक की कंडीशनैलिटीज को पूरा करिए। माने क्रॉस कंडीशनैलिटीज का सिस्टम चलता है इन दोनों में, और उसमें होता क्या है, परोक्ष रूप से वो दोनों अपनी कंडीशनैलिटीज लागू करवा देते हैं इन गरीब देशों के ऊपर। और मैं कहना यह चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की तरफ से दी गई कंडीशनैलिटीज या उनकी तरफ से दिए गए प्रेस्क्रिप्शन कभी रिफॉर्म्स नहीं हो सकते।
ये रिफॉर्म शब्द का अपमान है। ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बने ही हैं अमेरिकन और यूरोपियन ब्लॉक की हेजेमनी को बनाए रखने के लिए। हमारे यहां क्या गलती हुई पिछले 7 वर्षों में? हमारे यहां प्रेस ने, खासकर अंग्रेजी प्रेस ने, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के प्रेस्क्रिप्शन को रिफॉर्म्स के नाम पर प्रचारित करना शुरू कर दिया और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की कंडीशनैलिटीज को ग्लोबलाइजेशन के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की कंडीशनैलिटीज एक बहुत छोटा शब्द है। तो हमसे जो गलती हुई है पिछले 7 वर्षों में, खासकर इस देश के इंटेलेक्चुअल क्लास से, वो सबसे बड़ी गलती यही हुई कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की कंडीशनैलिटीज को हमारे देश ने रिफॉर्म्स मानने की बड़ी भारी भूल की और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की कंडीशनैलिटीज को हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के रूप में प्रचारित किया गया। उसमें सरकार की हिस्सेदारी तो है ही, सरकार से ज्यादा इस देश के मीडिया की यह जिम्मेदारी थी। इस देश के लोगों को साफ साफ बताना चाहिए था कि ये जो कुछ भारत में हो रहा है वो विश्व बैंक और मुद्रा कोष की शर्तों के अनुसार हो रहा है, उसमें भारत सरकार अपनी खुशी से शामिल है, इस पे शक था। तो हमारे यहां 1991 में ये जो कुछ शुरू किया गया वो दुनिया के और भी कई देशों में शुरू किया गया, जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह वगैरह। और ये जो साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया टाइप के देश थे, इन्होंने जो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की कंडीशनैलिटीज थी उनको ज्यादा तेजी के साथ और ज्यादा ईमानदारी के साथ लागू करना शुरू कर दिया। तो आईएमएफ की सबसे ज्यादा ईमानदारी के साथ अगर किसी देश ने रिफॉर्म्स को अपने यहां चलाया पूरी ईमानदारी से, तो वो देश है साउथ कोरिया। साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने 91 से लगातार जो आईएमएफ ने कहा, जो वर्ल्ड बैंक ने कहा, वैसा ही किया, क्योंकि हर बार उनको लोन लेना था शॉर्ट टर्म का आईएमएफ से, तो हर बार उन्होंने उनकी कंडीशनैलिटीज को मानना शुरू कर दिया। तो जैसे आईएमएफ ने साउथ कोरियन गवर्नमेंट को कहा कि आप अपने मार्केट को ओपन कर दीजिए, अमेरिकन कंपनियों को आने दीजिए, यूरोपियन कंपनियों को आने दीजिए, तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने खोल दिया अपने मार्केट को। दूसरी बात साउथ कोरियन गवर्नमेंट से कही आईएमएफ के ऑफिसर्स ने कि आपके देश का जो पब्लिक सेक्टर है, माने साउथ कोरियन पब्लिक सेक्टर जो है, इसको भी खुला छोड़ दीजिए और आप इनका प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस पब्लिक सेक्टर को खामखां बोझे की तरह से ढोते रहेंगे आप अपने छाती पर, तो ये आपके लिए नुकसान देगा। तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने वो भी कर दिया। तीसरी बात साउथ कोरियन गवर्नमेंट से कई आईएमएफ के ऑफिसर्स ने कि अब आप अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन भी कर दीजिए ताकि आपका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाए। तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने वो भी कर दिया, डिवैल्यूएशन भी कर दिया उनकी अपनी करेंसी का। तो कुछ 1-2 साल उनका एक्सपोर्ट भी काफी तेजी से होने लगा। फिर चौथी बात उन्होंने ये कहना शुरू किया कि आपके अपने मार्केट में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं साउथ कोरिया की, उनके ऊपर जो आपने प्रोटेक्शन दे रखे हैं उन प्रोटेक्शंस को विड्रॉ कर लीजिए, ताकि साउथ कोरियन इंडस्ट्रीज अमेरिकन इंडस्ट्रीज के साथ कंपटीशन में आ सकें। और कंपटीशन जब आएंगी साउथ कोरियन इंडस्ट्रीज, तो अमेरिकन कंपनियों से ताकतवर मुकाबला होगा, तो उनकी क्वालिटीज इंप्रूव होंगी वगैरह वगैरह। उन्होंने वो भी कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपने फाइनेंशियल मार्केट को खोल दीजिए। तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने सियोल का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो पूरी तरह से खोलकर अमेरिकी लोगों के हाथ में दे दिया कि ले लीजिए, आप चलाइए, हमने इतना खोल दिया पूरे मार्केट को। फिर उसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि साउथ कोरिया में बहुत पहले से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी डंपिंग हुआ करते थे। तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट को कहा आईएमएफ के ऑफिसर्स ने कि अब आप अपने एंटी डंपिंग लॉज भी विड्रॉ कर लीजिए। साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने वो भी कर लिया। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब आप ऐसा करिए कि आप अपने देश की इकोनॉमी को अमेरिकन इकोनॉमी के साथ पूरी तरह से जोड़ने के लिए, माने आप अमेरिका के साथ पूरी तरह से घुल मिलकर अब ग्लोबलाइज्ड हो जाइए, माने हमारे साथ शामिल हो जाइए वर्ल्ड मार्केट में, और उसके लिए हम जैसे जैसे कहें वैसे वैसे चलते जाइए। बेचारी साउथ कोरिया की सरकार उस रास्ते पे भी चलने लगी। और मैं आपको इसी समय
एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जिस समय ये सब कुछ साउथ कोरिया में हो रहा था, उसी समय हमारे देश के पार्लियामेंट में हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बहुत लंबा भाषण दिया है, 1.5 घंटे का। उस भाषण की कॉपी मेरे पास है और वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में छपा हुआ भाषण है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्लियामेंट में कह रहे हैं, भारतीय संसद को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हमको रिफॉर्म से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश में कुछ लोग हैं, वो नाम तो नहीं ले रहे हैं, शायद उनमें मेरे जैसे लोग भी शामिल होंगे, तो वो कह रहे हैं कि हमारे देश में कुछ लोग हैं जो ग्लोबलाइजेशन के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं पूरे देश में, और ग्लोबलाइजेशन से तो बहुत फायदा होने जा रहा है इस देश को, और ये ग्लोबलाइजेशन अगर 2-3 साल इस देश में चालू रहा और लागू रहा तो शायद इस देश में हम बहुत तरक्की कर लेंगे। जितनी तरक्की पिछले 40 साल में नहीं हो पाई, वो अगले हम 5 साल में करने जा रहे हैं। और उसी के साथ उन्होंने अपने भाषण में नाम लेकर साउथ कोरिया का जिक्र किया है और करीब 20 मिनट वो साउथ कोरियन इकोनॉमी पर बोले हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो साउथ कोरियन इकोनॉमी पर बोलते हुए वो कह रहे हैं कि देखिए, साउथ कोरियन इकोनॉमी पूरी तरह से खुल गई है, पूरी तरह से ग्लोबलाइज्ड हो गई है, और वहां पे अब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन भी खत्म कर दिया गया है, वगैरह वगैरह। उनका फाइनेंशियल मार्केट खुल गया है, उनके डोमेस्टिक मार्केट में भी विदेशी कंपनियों को खुली छूट मिल गई है। और अंत में बोलते बोलते क्या कह गए वो कि अब तो साउथ कोरिया एशियन टाइगर हो गया है। तो ये जो उन्होंने कह दिया भारतीय पार्लियामेंट में कि अब साउथ कोरिया एशियन टाइगर हो गया है, तो हमारे देश के अंग्रेजी समाचार पत्रों ने इसको लपक लिया और हिंदुस्तान के सारे बड़े अंग्रेजी अखबारों में, उनके साथ हिंदी अखबार भी कुछ थे, जिनमें यह छपना शुरू हो गया कि साउथ कोरिया तो एशियन टाइगर। और जब भी साउथ कोरिया के बारे में कोई बात आए तो साउथ कोरिया का विशेषण हमेशा एशियन टाइगर। तो एशियन टाइगर वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो कुछ IMF ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा, अमेरिका की सरकार की तरफ से उनके पास जो भी बातें आई, वो सब की सब उन्होंने लागू कर दी हैं। तो बेचारा साउथ कोरिया चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, और अब 7 वर्ष बीत गए। साउथ कोरिया की सरकार को एक दिन लगा कि जो कुछ हमने 7 साल पहले चालू किया था, उसके परिणाम तो दिखते नहीं कहीं भी, और उल्टी स्थिति जरूर दिखाई दे रही है साउथ कोरिया में। क्या उल्टी स्थिति दिखाई दे रही है? पिछले साल नवंबर के महीने में साउथ कोरियन पार्लियामेंट में वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने भाषण देते हुए कहा कि हमको ये उम्मीद थी कि 7 वर्षों में इस ग्लोबलाइजेशन के सारे नतीजे हमारे पास अब आ जाएंगे, लेकिन 7 वर्ष का इंतजार करने के बाद नतीजे आना तो दूर, हम किसी उल्टी दिशा में जा रहे हैं, ऐसा महसूस होने लगा। ये नवंबर फर्स्ट वीक में भाषण दे रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर। फिर उसके बाद साउथ कोरियन प्रेसिडेंट का एक दिन भाषण हुआ, किम इल सुंग का, पार्लियामेंट में। तो प्रेसिडेंट ने कहना शुरू कर दिया है कि हमको अब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन पर एक व्हाइट पेपर तैयार करना चाहिए और साउथ कोरियन पार्लियामेंट में उसको पेश करना चाहिए, ताकि पता चले कि पिछले 7 साल में नुकसान कितना हुआ है, फायदा कितना हुआ है। और अभी ये बात चल ही रही थी कि हम जो है व्हाइट पेपर तैयार करेंगे और पार्लियामेंट में पेश करेंगे। उसके तीसरे या चौथे दिन अखबारों में खबर आई कि सियोल का पूरा स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कोलैप्स हो गया। और जिन साउथ कोरियन कंपनियों के शेयर्स के दाम सामान्य रूप से कभी गिरे नहीं, वो जमीन पर औंधे मुंह पड़े हैं। अचानक से अखबारों में ये खबर आई और उसी खबर के 1 सप्ताह के अंदर साउथ कोरियन प्रेसिडेंट किम इल सुंग का एक दूसरा स्टेटमेंट आ गया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। और दोनों हाथ उठाकर उन्होंने सरेंडर कर दिया। वो गए कहां? उसी समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग चल रही थी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में साउथ कोरिया का एक प्रतिवेदन भेजा गया प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की तरफ से। साउथ कोरिया के एक मिनिस्टर ने उसको पढ़ा और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में साउथ कोरियन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो पत्र पढ़ा गया, उसके जो शब्द थे वो क्या, कि हम पूरी तरह से डूब गए हैं। ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा
और अब हम दुनिया के लोगों से और दुनिया के तमाम वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों से अपील करना चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर जितना कर्ज है उसको माफ कर दें, क्योंकि हम उस कर्ज को चुकाने की भी स्थिति में नहीं हैं। और मैं भूलता नहीं, उस प्रेसिडेंट का जो शब्द है वो ये है कि हम पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए हैं। और उसके बाद एक दूसरी चिट्ठी गई है उसकी, और उस दूसरी चिट्ठी में उसने IMF और वर्ल्ड बैंक के ऑफिसर से कहा कि हमने तो आपके कहे हुए दिशा निर्देशों का ही इस्तेमाल किया पूरी तरह से, और पूरी ईमानदारी के साथ हमने ग्लोबलाइजेशन को लागू किया अपने देश में, लेकिन नतीजा यह है कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। अब हम आपका एक भी पैसे का कर्ज वापस नहीं चुका सकते। लिहाजा या तो IMF हमारे सारे के सारे कर्जे को माफ कर दे, या फिर हमको नया कर्ज दिया जाए ताकि हम पुराने कर्जे का ब्याज चुका सकें। तो IMF ने उनकी इस बात को स्वीकार करते हुए कह दिया कि हम आपको कर्ज देने को तैयार हैं। तो कितना कर्ज आपको चाहिए? तो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने मांग की $60 बिलियन। तो IMF ने कहा कि बिल्कुल ठीक, हम आपको $60 बिलियन का लोन दे देंगे, बस एक छोटी सी हमारी आखिरी शर्त है कि आप साउथ कोरिया की सारी नेशनल असेट्स हमारे पास गिरवी रख दीजिए, मॉर्गेज रख दीजिए। अब साउथ कोरियन प्रेसिडेंट और वहां की सरकार की स्थिति यह है जैसी वो होती है ना सांप छछूंदर वाली, या मरता क्या ना करता। तो देख रहे हैं कि डूबने वाले हैं, मर गए तो क्या ना करें, तो उन्होंने उस पर भी साइन कर दिए। और आज स्थिति ये है कि साउथ कोरिया की जो नेशनल असेट्स हैं, जो उनकी नेशनल प्रॉपर्टी है, वो गिरवी रखी जा चुकी है। और साउथ कोरिया में इतना जबरदस्त कंपटीशन हुआ है पिछले 7 वर्षों में कि साउथ कोरिया के सारे पब्लिक सेक्टर के कारखाने अमेरिकी कंपनियों के कंट्रोल में चले गए। कंपटीशन के नाम पर वहां सिवाय मोनोपोली के कुछ हुआ नहीं है। एक उदाहरण से समझिए कि आज से 7-8 वर्ष पहले तक साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी, जिसका नाम है हुंडई मोटर्स, जिसके ऊपर साउथ कोरिया के लोगों को भी गर्व था, वहां की सरकार को भी गर्व था, वो हुंडई मोटर्स अब पूरी तरह से अमेरिकन कंट्रोल में है इस समय। और हुंडई मोटर्स पर जब पूरी तरह से अमेरिकन कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ, तो अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स ने उसको टेक ओवर करने के बाद जो सबसे पहला काम किया वो ये कि हुंडई मोटर्स में जितने साउथ कोरियन वर्कर्स काम करते थे उनको रिट्रेंच कर दिया और सड़क पे खड़ा कर दिया। साउथ कोरिया में इस समय करीब 70 लाख वर्कर्स पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। ये हुंडई मोटर्स तो उसका एक एग्जाम्पल है। ऐसी 100 से ज्यादा बड़ी कंपनियां साउथ कोरिया की अमेरिका के कंट्रोल में जा चुकी हैं पिछले 7 वर्ष के ग्लोबलाइजेशन में। उनका ट्रेड डेफिसिट इतना अधिक बढ़ गया है क्योंकि करेंसी का डिवैल्यूएशन करने का जो उन्होंने काम शुरू किया था उसके दुष्परिणाम बड़े भयंकर निकले हैं। और अंत में नतीजा क्या निकला है? अंत में नतीजा ये निकला है कि प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ है, इकोनॉमिक रिकॉलोनाइजेशन हो गया है साउथ कोरिया का। मेरे मन में तकलीफ क्या है? मेरे मन में तकलीफ यह है कि जिस साउथ कोरिया के बारे में मेरे पार्लियामेंट में एशियन टाइगर कहा गया था, जिस साउथ कोरिया के बारे में पिछले 7 साल से पानी पी पी कर कसीदे पढ़े जा रहे थे, उस साउथ कोरिया के बारे में आज साउथ कोरिया जब कोलैप्स हो गया है तो ना तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोई स्टेटमेंट आया है, ना पी चिदंबरम का कोई स्टेटमेंट आया। क्यों? इनको डर लग रहा है कि साउथ कोरिया जिस रास्ते पर चला था वहां चल के डूबा है। अब अगर हमने कुछ कहना शुरू किया तो इस देश के सामने हमारी भी पोल पट्टी खुल जाएगी, क्योंकि हमने भी रास्ता तो वही पकड़ा है जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने पकड़ा था 1991 में।
और मैं इंतजार कर रहा हूं। साउथ कोरिया जब कोलैप्स हुआ उसके बाद लगातार 15 दिन मैंने हर अखबार पढ़ा, देखें हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं, देखें हिंदुस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं, देखें हिंदुस्तान के वो तमाम अर्थशास्त्री क्या कहते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में ढोल पीट पीट कर ग्लोबलाइजेशन का समर्थन किया था, और देखें हिंदुस्तान के वो बड़े इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं जो इस देश में उद्योगपतियों के सुरक्षा का दावा करने वाले इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या कहते हैं साउथ कोरिया के बारे में। आज तक किसी ने मुंह नहीं खोला है। एसओ कैम्प में मैं गया, मैंने पूछा कि क्यों नहीं बोलते इस पर। कहने लगे राजीव भाई किस मुंह से बोलें। फिक्की के लोगों को कहा कि आप क्यों नहीं बोलते इस पर, तो कहने लगे किस मुंह से बोलें, हम ही तो थे जो ढोल पीट पीट के कह रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन हिंदुस्तान में स्वर्ग ले आएगा, अब हम कैसे कहें इस बात को। और अब साउथ कोरियन फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट को मैं कोट करना चाहता हूं। उनका यह कहना है कि पिछले 7 साल में जो बर्बादी हो गई है हमारी अर्थव्यवस्था की, इस बर्बादी को अगर हम ठीक करें और अपने देश को फिर से खड़ा करने की कोशिश करें तो हमको कम से कम 20 साल लग जाएंगे। ऐसे ही मैं दूसरा उदाहरण आपसे शेयर करना चाहता हूं। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वो देश है जहां स्टेबल गवर्नमेंट है पिछले 40 साल से, 45 साल से। बहुत लोगों को यह गलतफहमी है इस देश में कि हमारे यहां चूंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ज्यादा है इसलिए इस देश में प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। मैं इस मिथक को दूर करना चाहता हूं। इंडोनेशिया में पिछले 45 साल से भयंकर स्टेबिलिटी है और पिछले 35 साल से एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति बनता चला आ रहा है, सुकर्णो। 7 बार वो राष्ट्रपति बन चुका है और वहां के एक बार के राष्ट्रपति का टर्म 5 साल का होता है। तो 35 साल से एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति है और फिर 8वीं बार दोबारा वो चुन लिया गया है अभी हफ्ते भर पहले। तो साउथ कोरिया की तो बात हम कह सकते हैं कि वहां अनस्टेबिलिटी थी, गवर्नमेंट कई बदली है, ये बात सही है। पिछले 7 साल में साउथ कोरिया में 4-5 गवर्नमेंट बदली। लेकिन इंडोनेशिया के बारे में हम कैसे ये कहें। इंडोनेशिया में तो पिछले 35 साल से एक ही व्यक्ति बार बार राष्ट्रपति बनता रहा है और उसी की सरकार पिछले 35 साल से चल रही है और 8वीं बार वो फिर प्रेसिडेंट बन गया है। तो वहां तो भयंकर स्टेबिलिटी थी। फिर क्यों डूबा इंडोनेशिया? इंडोनेशिया की सरकार को भी प्रेस्क्रिप्शन यही मिला था आईएमएफ की तरफ से कि आप एक काम करिए, अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन करना शुरू कर दीजिए, आपका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा और जब एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो डॉलर्स बहुत आएंगे आपके पास, आपके फॉरेन रिजर्व्स बहुत अच्छे हो जाएंगे वगैरह वगैरह, और आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। तो इंडोनेशिया की सरकार ने पूरी ईमानदारी से इसको फॉलो करना शुरू कर दिया और पूरी ईमानदारी से जब उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया तो कहां तक ले गए वो अपने देश को। इंडोनेशिया में जब ये ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था उस समय उनकी जो करेंसी थी, इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया, हमारी करेंसी है रुपया। तो इंडोनेशिया की जो करेंसी है रुपया वो $1 में 40 रुपया होता था जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, दनादन डिवैल्यूएशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि आईएमएफ का प्रेस्क्रिप्शन था कि जितना ज्यादा डिवैल्यूएशन आप करेंगे उतना ही आपका एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता जाएगा और ज्यादा माल आपका बिकता चला जाएगा। तो डिवैल्यूएशन करते 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 कहां तक ले आए, आप इमेजिन कर सकते। इस समय इंडोनेशिया में $1 में 17,000 रुपया मिलता है। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ डिवैल्यूएशन किया अपनी करेंसी का और इस उम्मीद में कि चलो इस साल हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, चलो अगली साल बढ़ेगा, फिर अगली साल बढ़ेगा, फिर अगली साल बढ़ेगा, फिर अगली साल बढ़ेगा। तो 7 साल से वो सपना देखते हुए आए हैं कि अब देखो एक्सपोर्ट बढ़ गया, अब देखो एक्सपोर्ट बढ़ गया, अब देखो एक्सपोर्ट बढ़ गया। और इस समय स्थिति यह है इंडोनेशिया की कि उनका एक्सपोर्ट पूरी तरह से ठप है। और अब इंडोनेशिया में कह दिया वहां के प्रेसिडेंट सुकर्णो साहब ने कि हमने अपने जीवन में ब्लंडर्स किए जो आईएमएफ के कहने पर ग्लोबलाइजेशन हमने चालू किया अपने देश में। ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है।
प्रेसिडेंटशिप की शपथ लेने के तुरंत बाद उसने जो भाषण दिया है इंडोनेशिया की पार्लियामेंट में, उसके शब्द ये हैं कि हमने ब्लंडर्स किए हैं, माने भयंकर भूल की है जो आईएमएफ के कहने पर अपने देश में ये ग्लोबलाइजेशन चालू किया हमने। नतीजे क्या निकले हैं? इंडोनेशिया भी पूरी तरह से डूब चुका है और वहां की सरकारें भी कह रही हैं कि अब इस देश को वापस खड़ा करने में कम से कम 15 से 20 साल लग जाएंगे। इंडोनेशिया की खबरें भारत में करीब करीब रुकी हुई हैं क्योंकि हमारे देश के अखबारों में अभी इतनी चेतना का स्तर नहीं उठ पाया है कि जिन देशों में ये दुर्घटनाएं हो रही हैं उनका कवरेज ठीक से करें। कभी कभी घटनाएं आ जाती हैं छिटपुट, जैसे अभी परसों में देख रहा था एक फोटोग्राफ है इंडोनेशिया का कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और किसानों का भयंकर प्रदर्शन हो रहा है पार्लियामेंट के बाहर, तो आर्मी खड़ी हुई है तोप लेकर। वो फोटोग्राफ मैंने देखा एक अखबार में। खबर क्या है? खबर नहीं है, खबर का ब्लॉकआउट किया गया, बस 2 लाइन में लिख दिया गया है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद जो वहां भयंकर बेरोजगारी हुई है, गरीबी पैदा हुई है और लोगों में जो मारामारी पैदा हो गई है, उसकी वजह से रोज पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन होते हैं, रोज पुलिस का लाठीचार्ज होता है, रोज आर्मी अपने डंडे बरसाती है, गोले चलते हैं, बारूद चलती है, बंदूकें चलती हैं और रोज लोग मरते हैं। उसका एक नमूना है। और एक और देश है थाईलैंड, उसकी तो गजब ही कहानी है ग्लोबलाइजेशन। थाईलैंड ने 1990 में शुरू किया था ग्लोबलाइजेशन और थाईलैंड की इकोनॉमी तो इंडोनेशिया और साउथ कोरिया की तुलना में सिटी कंट्री की इकोनॉमी है। हमारी तुलना में भी 2 जिलों की इकोनॉमी जैसी है थाईलैंड की इकोनॉमी। लेकिन उन्होंने भी इसी दौड़ में शामिल होकर कि अब देखिए ग्लोबलाइजेशन हो रहा, हम पीछे थोड़ी रह सकते हैं किसी के, अगर हम नहीं दौड़ेंगे सबके साथ तो हम तो पीछे रह जाएंगे। तो इसी डर में इंडोनेशिया की सरकार के साथ साथ थाईलैंड की सरकार ने भी कदम से कदम मिला के चलना चालू कर दिया। उनको मालूम नहीं था कि मेढक जो है अगर हिरन की तरह से दौड़ना शुरू करे तो नुकसान मेढक का ही होने वाला, हिरन का नहीं होने वाला। अब वो चालू हो गए। हमारे देश में भी कुछ ऐसे बेवकूफ हैं जो कहते हैं कि हम पीछे थोड़ी रह सकते हैं किसी से। अमेरिका दौड़ रहा है, यूरोप दौड़ रहा है, तो हमको भी तो दौड़ना है उनके साथ। आखिरकार आप 18वीं शताब्दी में थोड़ी जी सकते हैं। तो ऐसे ही थाईलैंड में भी उनके लगे, सरकार को लगा कि पीछे थोड़ी रह सकते हैं, तो जो कुछ पड़ोस में हो रहा है हम भी करेंगे। तो पड़ोसी के घर में ये हो रहा है तो हम भी करेंगे अपने घर में। तो थाईलैंड की सरकार भी चालू हो गई ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन। अब उन्होंने भी डिवेल्युएशन करना चालू कर दिया। उनके यहां क्या एक शौक लगा थाईलैंड की सरकार को कि हमारे आजू बाजू की सरकारें बहुत शॉर्ट टर्म लोन ले रही हैं, हम भी लोन ले लें चलो। तो उन्होंने भी चालू कर दिया लोन लेना। और ऐसा लगा बीच के 3-4 साल के थाईलैंड में जो जितना ज्यादा लोन ले आए वही सबसे बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर वहां पे। हमारे देश में भी ऐसा है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा विदेशी कर्जे के गड्ढे में पहुंचा दे उसी को बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं इस देश में। तो यही थाईलैंड में भी हो गया। तो उन्होंने भी लोन लेना चालू कर दिया, देखा देखी पड़ोसी देशों से दौड़ने के चक्कर में। अब वहां क्या हुआ है, अब वो भी बेचारे डूब गए हैं। कहते हैं लोन इतना ले लिया है थाईलैंड की गवर्नमेंट ने, उसका ब्याज चुकाने का पैसा नहीं है, इतनी उनकी नेशनल इनकम नहीं है। अब नेशनल इनकम नहीं है, विदेशी कर्जे का ब्याज नहीं चुका सकते, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने तो एक अद्भुत काम किया है जिसको मैं दुनिया में एकदम एक्सट्रीम मानता हूं। क्या किया उस प्राइम मिनिस्टर ने? एक दिन उसने पार्लियामेंट में घोषणा की कि चूंकि हमने ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन कर दिया तो उसमें तो अब देश तो डूब ही गया है, विदेशी कर्जा बहुत चढ़ गया है, इसका ब्याज भी चुकाना है हमको, और अब हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं जिसको बेचकर हम हमारे विदेशी कर्जे का ब्याज चुका सकें। तो अब हम नई पॉलिसी ला रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर कह रहा है उनके पार्लियामेंट में कि हम नई पॉलिसी ला रहे हैं कि थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन को लीगल बिजनेस बना दिया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर कह क्या रहा है, सुनिए उसके शब्दों को, कि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको बेचकर हम हमारे विदेशी कर्जे के ब्याज को चुका सकें। तो अब हम हमारी माताओं और बहनों के शरीरों को बेचेंगे, उससे कुछ डॉलर्स आएंगे, उससे विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाएंगे। बहुत खुशी की बात है। और अंत में उसने एक बुद्धिशाली बात कही, बुद्धिमता का स्टेटमेंट उसका है। उसने कहा कि मैं भारत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। ये थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर कह रहा कि मैं भारत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो इस ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पर जितनी जल्दी हो चलना बंद कर दे, नहीं तो भारत का जो नुकसान होगा उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते।
हमारा देश तो भारत की तुलना में सिटी कंट्री है, और सही बात है। हमारे देश के 2 जिलों के बराबर है थाईलैंड। तो वो कह रहा हमारा देश तो भारत की तुलना में एक सिटी कंट्री है, हम डूबे हैं तो इतना भयंकर नुकसान हुआ है, अगर भारत डूबेगा तो कल्पना नहीं कर सकते क्या होगा। ये थाईलैंड की हालत है। और इन सब देशों की हालातों को समझकर एक और उदाहरण ले लें। कभी कभी किसी को गलतफहमी हो सकती है कि राजीव भाई आपने ये जितने उदाहरण दिए सब एशियन कंट्रीज के उदाहरण हैं, तो थोड़ा एशिया से दूर चलिए, लैटिन अमेरिका में चलते हैं, वहां देखें क्या हो रहा है। तो लैटिन अमेरिका में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन करने वाला सबसे बड़ा देश कोई था तो उसका नाम था ब्राजील। ब्राजील ने 1988 से ये चक्कर चालू कर दिया अपने देश में, और 1988 से चला जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन ब्राजील में, तो उसके नतीजे क्या निकले। 1995 में आके पूरा का पूरा ब्राजील की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। इंडोनेशिया कोलैप्स हुआ, मलेशिया कोलैप्स हुआ, साउथ कोरिया कोलैप्स हुआ। लास्ट ईयर ब्राजील उसके करीब 2 साल पहले कोलैप्स हो चुका 95 में। और पूरी की पूरी ब्राजीलियन इकोनॉमी जब डूब गई तब वहां एक नए तरह की रेनेसांस की बात हुई। और क्या हुआ, एक बिल्कुल यंग एज का 37 साल का एक नौजवान निकला वहां से ब्राजील में, और उसने एक नारा दिया, बी ब्राजीलियन एंड बाई ब्राजीलियन, माने स्वदेशी उनके लिए। और चला ब्राजील में 2-2.5 साल स्वदेशी का आंदोलन। उस आंदोलन की गर्मी पर वो नौजवान प्रेसिडेंट बनकर पहुंचा, ब्राजील के पार्लियामेंट में पहुंच गया, और उस नौजवान ने पूरे देश की इकोनॉमी को बिल्कुल यू टर्न दे दिया है। और ब्राजील की इकोनॉमी को उस नौजवान ने, जिसको पॉलिटिक्स का अनुभव नहीं है बिल्कुल, लेकिन अपने देश से प्यार है उस आदमी को, उसकी देशभक्ति पर कभी संदेह नहीं हो सकता, उसने कहा कि यह दुनिया में कौन कहता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज पर चलकर ही विकास होता है, और यह दुनिया में कौन कहता है कि अमेरिका जिस रास्ते से चलकर विकसित हुआ है उसी रास्ते पर चलकर हम विकसित होंगे। यह कौन कहता है कि यूरोप में जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं वही अर्थशास्त्र की परिभाषाएं सारी दुनिया पे लागू होंगी एक साथ। यूरोप की जो परिस्थितियां हैं, अमेरिका की जो परिस्थितियां हैं, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से बिल्कुल फर्क है। तो उसकी जो इंटेलिजेंसी है उसको मैं प्रणाम करता हूं, उस आदमी की इंटेलिजेंसी की मैं दाद देता हूं। उसने ये कहा मालूम है तो मुझे मेरे देश की परिस्थितियों के अनुसार अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, और उसने बिल्कुल यू टर्न दिया। और IMF वर्ल्ड बैंक वालों को उसने एक दिन ललकार के कहा। इस बात को हमारे देश में दबाया गया है, इस देश के अर्थशास्त्री भी इस पर बोलते नहीं है। हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं कि ये कैसे संभव है, लेकिन उसने कह दिया और करके दिखाया। उसने क्या किया कि IMF और वर्ल्ड बैंक से जितना कर्ज लिया था ब्राजील में पुरानी सरकारों ने, उसका उसने हिसाब लगाया, और हिसाब जब उसने लगाया तो उसको पता चला कि जितना कर्जा उसकी पुरानी सरकारों ने लिया है उसका 3 गुना तो उसने चुका दिया है। तो उसने ताल ठोक के सबसे पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि मैं 1 पैसा वापस करने वाला नहीं वर्ल्ड बैंक और IMF का, किसी को कुछ करना है तो कर ले। बहुत टीका हुई सारी दुनिया में, और बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जो प्रो अमेरिकन और प्रो यूरोपियन लॉबी के अर्थशास्त्री हैं, जिनके स्कूल ऑफ थॉट्स में वही बातें चलती हैं जो हार्वर्ड स्कूल में चलती हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चला करती हैं। उन्होंने आलोचना करना शुरू किया कि अरे ये कैसे हो सकता है, आपने जो कर्ज लिया है आपकी वो लायबिलिटीज है, आप उसको चुकाएंगे नहीं तो आप तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, गलत परंपरा डाल रहे हैं। उसने 2 टूक बात कहना शुरू किया कि मैंने जितना कर्ज लिया है उससे 3 गुना ज्यादा मैंने चुका दिया है, इसलिए मेरा कर्ज तुम्हारे ऊपर है, वो वापस करो पहले मुझको। और घोषित रूप से उसने कह दिया कि अमेरिका में अगर दम है तो ब्राजील पर आक्रमण करके देख ले, क्योंकि ब्राजील अमेरिका के बिल्कुल नजदीक है। और दूसरा काम उसने क्या किया, एक एक करके अमेरिकन कंपनियों को बिना मुआवजा दिए, बिना कंपेंसेशन दिए मार मार के भगाना शुरू किया अपने मार्केट से। पेप्सी कोला भागा वहां से, कोका कोला भागा वहां से, कॉपर कोनेकॉट कॉर्पोरेशन भागा वहां से, गुडियर भागा वहां से, जनरल मोटर्स भागा वहां से, जनरल इलेक्ट्रिक भागा वहां से। और उसने घोषणा कर रखी थी, एक युद्ध छेड़ रखा था कि अगर आप गए नहीं तो मैं आपकी संपत्ति जब्त करूंगा।
1 पॉइंट प्रोग्राम उसने चलाया और उसने कहा कि मुझे मेरे देश की अर्थव्यवस्था की बातें अब समझ में आती हैं, मुझे क्या करना है ये मुझे तय करना है। उसकी सुविधा यह थी कि उसके पास मेजोरिटी बहुत अच्छी थी पार्लियामेंट में, तो उसके पास मुश्किल नहीं थी किसी का वो विरोध खड़ा होगा। तो उसने एक एक करके वो सारी चीजें अपने देश में लागू की। और सबसे अंतिम चीज जो मैं आपको उसकी बताना चाहता हूं, आप आश्चर्य करेंगे, उसने कहा कि दुनिया में कौन तय करता है कि डॉलर रिवैल्यू होगा और मेरा करेंसी डिवैल्यू होगा? ये कौन तय करता है? मैं तय करूंगा कि मेरी करेंसी का रेट डॉलर के साथ क्या होगा। हाँ, ये उसने कहा। और उसने कहा कि मैं तय करूंगा कि मेरी करेंसी का रेट क्या होगा, ये अमेरिका थोड़ी तय करेगा कि मेरी करेंसी का रेट अमेरिकन करेंसी की तुलना में क्या होगा। तो उसने पूरी हिम्मत के साथ अपनी करेंसी का रिवैल्यूएशन करना शुरू किया। और आज आपको मैं जानकारी दे दूं कि ब्राजील की करेंसी है क्रूजर, $1 इज इक्वल टू 1 क्रूजर है इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में। और उसने कैलकुलेशंस भी किए। उसने कहा कि जो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का है और जो ट्रेड डेफिसिट मेरा है, इस पर से कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं। और कोई उसके कैलकुलेशंस को चैलेंज नहीं कर पाया। और उसने उस दिन से कहा कि गरीब दुनिया के सभी देशों की सरकारों को मैं अपील करना चाहता हूं कि वो अपने अपने कान खोलें, आंखें खोलें और इन सारे हिसाबों को करना शुरू करें। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है डिवैल्यूएशन के नाम पे। और आज मैं आपको जानकारी दे दूं कि 1995 में जो ब्राजील कोलैप्स हो चुका था पूरी तरह से, 1998 जनवरी में वो ब्राजील अब लैटिन अमेरिका में सबसे मजबूत इकोनॉमी बन रहा है। और दुनिया की तमाम मल्टीनेशनल उसके सामने लाइन लगाकर खड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि आप अपनी शर्तें बताइए, हम आपकी शर्तों पर आना चाहते हैं आपके बाजार में। तो जानते हैं क्या कहता? मार्केट मेरे पास है, इसलिए टर्म्स कंडीशन मैं डिक्टेट करूंगा। आपको मेरा मार्केट चाहिए, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। और हमारे यहां बहुत जो खिसियानी हंसने वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं बैगर्स आर नो चूजर्स। हम बैगर्स नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े मार्केट के मालिक हैं हम, तो हम टर्म्स कंडीशन डिक्टेट करेंगे। ये उसने कहा कि मेरे पास सबसे बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट अमेरिका में नहीं है, इतना बड़ा मार्केट यूरोप के देशों में नहीं है जितना बड़ा मेरे पास है। और उसने एक काम और किया कि उसने क्या किया कि उसके आजू बाजू के जो देश हैं, अर्जेंटीना है, चिली है, कोस्टारिका है, कोलंबिया, इनके साथ एक पैरेलल गेट बना लिया है उसने। और उस गेट के बाहर अमेरिका को कर दिया उसने। पहले तो बाहर कर दिया अमेरिका को कि अमेरिका की कोई जरूरत नहीं। फिर अमेरिका वाले सामने से आके सरेंडर करके कि अरे भाई हमको भी शामिल करो इसमें, अगर हम शामिल नहीं होंगे तो हमारी इकोनॉमी डूबने जा रही है। क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, अमेरिका में प्राइमरी प्रोडक्ट्स लैटिन अमेरिका से जाते हैं। अगर लैटिन अमेरिका वाले अपने दरवाजे बंद कर दें और ये तय कर लें कि हम जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स अमेरिका को भेज रहे हैं ये अमेरिका में नहीं जाएंगे, हम एशिया में भेजेंगे या यूरोप में भेजेंगे, अमेरिका दम तोड़ सकता है। इसलिए अमेरिका वालों ने सामने से रिक्वेस्ट करके उनके साथ उसमें ज्वाइन करने की बात कहना शुरू किया। तो उसने अमेरिका को ज्वाइन कराया, लेकिन अमेरिका की नाक रगड़वा दी उस एक आदमी ने। और उसने ये सिद्ध कर दिया कि अमेरिका सिर्फ कागजी शेर है, उसमें कोई दम वम नहीं है। और उस ब्राजील को उसने बिल्कुल यू टर्न देकर अपने तरीके के, अपने सपनों के ब्राजील को बनाने के रास्ते पर कदम रख दिया है। और वो इकोनॉमी जो चला रहा है, वो इकोनॉमी कुछ ऐसी खास बात नहीं है। वो स्वदेशी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है और वो कहता है कि कोई माल मेरे देश में पैदा होता है और मेरे देश की इकोनॉमी में मेरे देश के लोगों को उससे रोजगार मिलता है, तो मैं क्यों ना वो माल इस्तेमाल करूं, विदेशी माल क्यों खरीदूं अपनी मार्केट में। ये उसका एक छोटा सा सर्वमान्य प्रिंसिपल है। तो ये दो परिस्थितियां अलग अलग कि एक तरफ एशियन देश हैं जो डूबे हैं और एक तरफ लैटिन अमेरिका में जो सबसे ज्यादा बर्बाद होकर उभर रहा है ब्राजील। ये दो कहानी हम सबके सामने है और तब इन दो कहानियों के रेफरेंस के साथ मैं मेरे देश की चर्चा आपसे करना चाहता हूं कि मेरे देश में क्या हो रहा है। मेरे देश में भी 1991 से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और हमारे यहां भी ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हमारे देश की इकोनॉमी में जो रिसेशन आया था 1990-91 में, उस रिसेशन को दूर करने के लिए ग्लोबलाइजेशन की बात कही गई थी। इसको मत भूलिए,
बार बार मैं रेखांकित करना चाहता हूं। 1990 के इकोनॉमिक रिसेशन को दूर करने के लिए ग्लोबलाइजेशन हुआ था, एक बात। और दूसरी बात, हमारे पास इंपोर्ट बिल भरने का पैसा नहीं है, सिर्फ 3 सप्ताह का बिल हम दे सकते हैं। इतनी हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी है, इतनी बीओपी क्राइसिस है। तो इस बीओपी क्राइसिस को दूर करना है तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के पास जाना ही पड़ेगा। इन 2 बातों के साथ इस देश में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था। तो क्या क्या किया हमारी सरकार ने? हमारी सरकार ने वो सब कुछ लागू किया जो आईएमएफ ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा। बस इतनी सी बात थी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जो कुछ हमारी सरकारों से कहा उसको थोड़े कम स्पीड से इस देश में लागू किया गया। अच्छा ही हुआ, नहीं तो हमारी हालत अब तक साउथ कोरिया जैसी हो गई होती। देर नहीं लगी होती हमको भी वो हालत में पहुंचने में। तो शुरू हुए इस देश में रिफॉर्म्स। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? करेंसी का डिवैल्यूएशन किया गया। तर्क क्या था उसके पीछे? कि हम जब भारतीय करेंसी का अवमूल्यन करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा, और एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो डॉलर्स बहुत आएंगे, डॉलर्स बहुत आएंगे तो हम इंपोर्ट अच्छे से कर सकेंगे, इंपोर्ट अच्छे से कर सकेंगे तो टेक्नोलॉजी अच्छी आ सकेगी, वगैरह वगैरह। फिर उसके साथ ढेर सारी बातें जुड़ी हुई हैं। तो मैं जानना चाहता हूं आप सबसे, आप तो सब ज्यादा विद्वान लोग हैं, आप तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो अर्थशास्त्र ज्यादा समझता नहीं, कि 1990 में जो इकोनॉमिक रिसेशन था मार्केट में और आज जो इकोनॉमिक रिसेशन है, इसके बारे में आप कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं? फिक्की के लोगों का यह मानना है, ये मेरा मानना नहीं है। फिक्की में मेरा लेक्चर हो चुका है पिछली बार बंबई में, और एसोकेम के भी लोग भी उसमें आए थे। उनका यह मानना है कि राजीव भाई, 1990-91 में जो रिसेशन था भारत के बाजार में, उससे कम से कम 10 टाइम्स ज्यादा रिसेशन इस समय है भारत के बाजार में। और मैं बिना नाम लिए वो कहना चाहता हूं, इस देश के एक इतने बड़े एम्पायर के मालिक जिनका टर्नओवर कम से कम 2.5 से 3 हजार करोड़ के आसपास है, उनका ये कहना है, और ये सभी लोगों का कहना है, मैं तो जहां जहां जाता हूं सबसे यही सुनता हूं, राजीव भाई पिछले 40 साल में ऐसी आर्थिक मंदी मैंने नहीं देखी भारत के बाजार में जो 1.5 साल से चल रही है। तो पिछले 40 साल में ऐसी मंदी अगर नहीं आई भारत के बाजार में जो पिछले 1.5 साल से चल रही है, तो प्रश्न उठता है कि हमारे यहां तो ग्लोबलाइजेशन मंदी दूर करने के लिए शुरू हुआ था। तो जब ग्लोबलाइजेशन इस देश की मंदी दूर करने के लिए हुआ था शुरू, तो मंदी ही इस देश में अगर ज्यादा बढ़ रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत रास्ते पर आप चल रहे हैं? अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर साहब आपको दवा दे रहे हैं, दवा लगातार खाने के बाद भी आपका टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या बुद्धिमानी आप करना पसंद करेंगे? उसी डॉक्टर पर भरोसा करेंगे जो टेम्परेचर इतना बढ़ा चुका है कि आपकी मृत्यु हो जाए, या कोई नया डॉक्टर पसंद करेंगे? बुद्धिमत्ता क्या कहती है? अगर आप इडियट होंगे तो वो जो डॉक्टर पिछले कुछ वर्षों से आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसी को एक्सपेरिमेंट करते देने देंगे, और हो सकता है उसमें आपका घर भी चला जाए, आपका स्वास्थ्य भी चला जाए और आप भी चले जाएं। और अगर आप इंटेलिजेंट होंगे तो तुरंत अपना डॉक्टर बदलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको डॉक्टर की बुद्धि पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर का डायग्नोसिस गलत हो। मान लीजिए बीमारी आपको कुछ और है और डॉक्टर दवा कुछ और दे रहा है, तो उसका साइड इफेक्ट है कि टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको तुरंत लगेगा कि शायद डॉक्टर का डायग्नोसिस गलत हो। या यह भी लग सकता है कि डॉक्टर का डायग्नोसिस गलत नहीं हो, लेकिन डॉक्टर ने जो दवाएं प्रेस्क्राइब की हैं वो गलत हो। तो आप एक नहीं 10 डॉक्टर्स बदलना पसंद करेंगे, क्योंकि अपने जीवन के साथ रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। तो देश की जिंदगी के साथ रिस्क कैसे लिया जा सकता है? मैं तो सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न करता हूं इस देश के उन तमाम अर्थशास्त्रियों से जिनको अब जवाब देने के लिए जगह नहीं है इस देश में, जिन्होंने कभी ग्लोबलाइजेशन का समर्थन किया था। मैं उनसे सिर्फ इतना सा पूछता हूं कि 1990 में जो मंदी थी, वो मंदी दूर करने के लिए अगर आपने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया था, तो मंदी दूर क्यों नहीं हुई? उल्टे मंदी और बढ़ क्यों गई? और दूसरा कि हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा का अकाउंट था, जो खाता था, उसमें जो विदेशी मुद्रा थी हमारे पास कितनी थी? कितनी विदेशी मुद्रा थी? तो भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 1991-92 में हमारे पास जो विदेशी मुद्रा का अकाउंट है उसमें $7 to 8 बिलियन था बस। तो उस विदेशी मुद्रा के खाते को भरने के लिए हमने हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन चालू किया था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 7 साल में हमारे विदेशी मुद्रा का खाता कितना भर गया? कितना भरा है खाता?
तो अभी भारत सरकार के फिगर्स हैं, वो ये कहते हैं कि कम से कम इस समय हमारे देश के विदेशी मुद्रा खाते में $30 बिलियन जमा है। तो वो ये कह देते हैं कि $7 बिलियन था, अब हमने $30 बिलियन कर दिया, इसका माने $23 बिलियन ज्यादा आ गया। लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो $23 बिलियन ज्यादा आया, ये आया कहां से? तो मुझको बहुत संतोष होता कि ये आया है, भारत का माल बेचा है विदेशी बाजारों में, उससे कमाई हुई है। बहुत अच्छी बात है, आपने $23 बिलियन की कमाई की है। लेकिन फिर मैंने जब एक बार पार्लियामेंट में सवाल पूछवाया, पिछला पार्लियामेंट जो डिसॉल्व हुआ, तो भारत सरकार का जवाब आया कि इसमें से अधिकांश आया है विदेशी कर्जे के रूप में। तो किस बात की पीठ ठोंकें भाई आपकी? विदेशी कर्ज ले लिया है तो ये चुकाना भी पड़ेगा, ये आपकी कोई आमदनी तो है नहीं। और दूसरा भारत सरकार का यह कहना है कि इसमें दो चीजों से ज्यादा प्रमुखता से पैसा आया है। एक तो ज्यादा आया है विदेशी कर्जे के रूप में, और दूसरा है FCNR डिपॉजिट। माने हमारे देश में फाइनेंशियल मार्केट जो खोला गया और विदेशों की जो वित्तीय पूंजी आना शुरू हुई, जो फाइनेंशियल कैपिटल आना शुरू हुई, उस फाइनेंशियल कैपिटल के माध्यम से कुछ पैसा आया है। तो ज्यादा पैसा विदेशी कर्जे के रूप में है और बचा हुआ पैसा फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये फाइनेंशियल कैपिटल किसी की सगी नहीं होती। ये आज आपके मार्केट में है, कल आपके मार्केट से सिंगापुर चली जाएगी, परसों हांगकांग चली जाएगी, फिर थाईलैंड चली जाएगी, फिर टोक्यो भी चली जाएगी। ये किसी की सगी नहीं होती। फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। और किसी भी देश के बाजार में अगर ज्यादा फाइनेंशियल कैपिटल आ गया तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि उस देश में उत्पादकता बढ़ गई है। फाइनेंशियल कैपिटल माने सट्टा बाजारी में पूंजी ज्यादा आ गई आपके मार्केट। और अगर सट्टा बाजार में, शेयर बाजार में कुछ ज्यादा पूंजी आ गई है बाजार में, तो उससे ना तो उत्पादन बढ़ने के संकेत मिलते हैं, ना तो उससे रोजगार बढ़ने के संकेत मिलते हैं, ना उससे देश का जीडीपी बढ़ने का संकेत मिलता है, ना उससे देश का एक्सपोर्ट बढ़ने का संकेत मिलता है। वो तो जुए का लक्ष्मी है, जुए की पूंजी है। वो आज आपके पास है, कल किसी और के पास चली जाएगी। फाइनेंशियल कैपिटल तो अपना मार्केट ढूंढती रहती है, और जो आई वो जाना शुरू भी हो गई है। जिस दिन से फाइनेंशियल कैपिटल हिंदुस्तान में से जाना शुरू हुई है, उसी दिन से हिंदुस्तान का शेयर बाजार जमीन पर धराशायी है। एक एक महीने में कितनी फाइनेंशियल कैपिटल भारत से जा रही है। नवंबर के महीने में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े बताते हैं, नवंबर 1997 में 500 करोड़ की फाइनेंशियल कैपिटल यहां से गई है एक ही महीने में। कैपिटल दो तरह की होती है, एक तो जिसको मैं असली कैपिटल मानता हूं और एक उसको नकली कैपिटल। ये फाइनेंशियल कैपिटल वो नकली कैपिटल है, जिससे देश का न तो उत्पादन बढ़ता है, न देश में रोजगार बढ़ता है, न देश का जीडीपी बढ़ता है, कुछ भी फायदा नहीं होता। और असली कैपिटल होता है तो शायद उससे देश का कुछ फायदा होता है। तो असली कैपिटल का हुआ क्या? मैं अपनी बात नहीं कह रहा, 3 दिन पहले का नवभारत टाइम्स आप उठा के देख लीजिए, आज से ठीक 3 दिन पहले का। तो उसमें भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की तरफ से एक विज्ञप्ति छपी है। क्या विज्ञप्ति छपी है? उसमें उद्योग मंत्रालय कह रहा है कि पिछले 7 साल में हमने जितने एग्रीमेंट साइन किए विदेशी पूंजी भारत में लाने के, उसमें से सिर्फ 1/4 विदेशी पूंजी आई है। माने जितने प्रपोजल सैंक्शन हुए हैं पिछले 7 वर्षों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, उन प्रपोजल्स में 25% प्रपोजल्स एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो पाए हैं। पूंजी आई कहां है फिर मार्केट? आपने तो ढोल पीटा था कि पूंजी लेके आएंगे इस देश में, पूंजी क्यों नहीं आई आपके पास? और सच्चाई यह है कि जब इस देश में ढोल पीटा जा रहा था कि विदेशी पूंजी आएगी, विदेशी पूंजी आएगी, विदेशी पूंजी आएगी, और यह तर्क दिया जाता था, हमारे देश में कुछ अर्थशास्त्री ये तर्क भी देते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट के रूप में पूंजी आए वो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत कर्जे में ली गई पूंजी के। तो उसका तर्क कहां जाता है? तर्क वहां तक जाता है कि हमने अगर कर्जे के रूप में पूंजी ले ली है बाहर से, तो उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है वो ज्यादा होता है बनिस्बत बाहर से आई हुई पूंजी पर लाभांश देने के। माने विदेशों से पूंजी आए, उस पर अगर डिविडेंड देना पड़े तो वो कम है बनिस्बत उसके कि बाहर से पूंजी आए और उस पर इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़े। तो हिसाब लगा लीजिए, विदेशी पूंजी आई जिस पर लाभांश देना है वो सिर्फ 24%। तो क्या हुआ? इसका माने बाकी 75% कहां से आई? तो बाकी 75% आई है कर्जे के रूप में। ये सरकार खुद कह रही है, मैं नहीं कह रहा।
3 दिन पहले का भारत टाइम्स ये खबर दे रहा है। तो इसका माने ग्लोबलाइजेशन हैज फेल्ड 100%, क्योंकि जिन 2 बड़े उद्देश्यों के लिए आपने ग्लोबलाइजेशन किया वो दोनों उद्देश्य पूरे नहीं हुए आपके। तो हो क्या गया है, इसके उल्टा बहुत कुछ हो गया है इस देश में, जिसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूं कि पिछले 7 साल में जो कुछ इस देश में ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हुआ है उस पर व्हाइट पेपर आना ही चाहिए पार्लियामेंट में, ताकि पता तो चले कि किसने क्या क्या किया है इस देश में। तो पिछले 7 साल में क्या हो गया है, कुछ उसका एक अंदाजा हम लगा सकते कि ग्लोबलाइजेशन के नाम पर पिछले 7 वर्षों में हमारी करेंसी का 120% डिवैल्यूएशन हो चुका। मई के महीने में $1 18 रुपए का था, अब $1 40 रुपए का हो गया है। तो 120% डिवैल्यूएशन हो चुका है। इसका नतीजा क्या निकला कि आपका जो निर्यात है दुनिया के बाजारों में, जो एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट खड्डे में जा रहा है आधे से ज्यादा। मतलब क्या है इसका कि पहले जब आप दुनिया के बाजार में $1 कमाने के लिए माल बेचते थे तो आपको 18 रुपए का माल बेचना पड़ता था। अब उसी $1 को कमाने के लिए जब आप माल बेचते हैं तो आपको 40 रुपए का माल बेचना पड़ता है। डॉलर तो एक ही आ रहा है ना, माल आपका 40 रुपए का जा रहा है। 1991 में उसी $1 की कमाई करने के लिए हमको 18 रुपए का माल बेचना पड़ता था। आज उसी $1 की कमाई करने के लिए हमको 40 रुपए का माल बेचना पड़ता है। बात बहुत स्पष्ट है कि 60% सामान हमारा खड्डे में जा रहा है, माने हम मुफ्त में दे रहे हैं, उसमें से कुछ आ नहीं रहा। और एक दूसरा नुकसान क्या हुआ कि बाहर से जो हम इंपोर्ट किया करते थे वो इंपोर्ट का बिल बढ़ गया है। पहले हम अगर $1 का तेल खरीदते थे, डीजल खरीदते थे, तो उसके लिए 18 रुपया खर्च करना पड़ता था। अब वही $1 का डीजल और पेट्रोल खरीदने के लिए हमको 40 रुपया खर्च करना पड़ता है। निश्चित रूप से ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट बढ़ा है पिछले 7 साल में, और सरकार खुद कहती है कि इस देश में पिछले 7 साल में ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट लगभग 20,000 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो नुकसान सबसे बड़ा आपका क्या हुआ कि एक्सपोर्ट तो आपका बढ़ा नहीं, शायद वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ गया। इस तकनीकी बात को समझिए, पार्लियामेंट में कितना बड़ा झूठ बोला गया इन 2 व्यक्तियों के द्वारा, मनमोहन सिंह और चिदंबरम के द्वारा। ये पिछले 7 साल से दोनों लोग पार्लियामेंट को गुमराह करते रहे हैं, और मैं मानता हूं कि इनके ऊपर केस चलना चाहिए। क्या गुमराह किया इन्होंने 7 साल से पार्लियामेंट में कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। जब भी सवाल आया पार्लियामेंट में, मेरे जैसे लोगों ने 3-3 बार सवाल पूछवाया कि एक्सपोर्ट की स्थिति क्या है, तो हमेशा इन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो आंकड़े क्या देते थे कि पिछले साल हमने इतने टन एक्सपोर्ट किया, इस साल इतना ज्यादा टन कर दिया है। तो